राधे राधे दोस्तों। अमीर इतने बनो कि इस दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ खरीद सको, लेकिन कीमती इतने बनो कि इस दुनिया में कोई अमीर से अमीर आदमी भी आपको खरीद ना सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आई होप आप सभी की स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी और फ़िलहाल मेरी भी स्टडी बस पटरी पे ला रही हूँ जैसे भी, और कोशिश कर रही हूँ कि जो लास्ट का टाइम बचा है इस टाइम पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करूँ। और बस आप सभी से यही कहना था कि अपनी कीमत आपको खुद ही बनानी है। अगर आप अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करेंगे तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप जब अपने आप को महत्व नहीं देंगे, अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे, तो कोई और भी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। जिस दिन आप अपने आप को कीमती समझने लगेंगे, आप समझने लगेंगे कि इस दुनिया में आपका भी कोई स्थान है और आपके बिना भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं चल सकती है, उस दिन आपको अपनी वैल्यू हो जाएगी और दूसरों को भी आपकी कद्र होगी। क्योंकि हम औरतें क्या होती हैं ना, अपनी कद्र खुद ही नहीं करती हैं और फिर दूसरों को दोष देती हैं कि कोई हमारी वैल्यू नहीं करता है। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू खुद समझें, उसके बाद ही दूसरे भी आपकी वैल्यू करेंगे। और अपनी वैल्यू समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने सपनों को पूरा करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को टाइम देंगी, अपने सपनों को टाइम देंगी, तब आप अपनी वैल्यू समझ पाएंगे और दूसरे भी आपकी वैल्यू समझ पाएंगे। क्योंकि आप काम करने के बाद यूं ही बैठे रहेंगे और फ्री बैठे रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, तो दूसरों को भी यही लगेगा कि आपके पास बहुत फालतू टाइम है, आप ऐसे ही बैठे हो, आपके पास कोई काम नहीं है। जब आप बिज़ी रहेंगे, कहीं ना कहीं अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाएंगे, जो आपके सपने हैं चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हों, आप उनको पूरा करने में जी तोड़ मेहनत करते रहेंगे, आप बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे, तब आपकी वैल्यू जो भी आपके घर परिवार में होंगे वो भी करेंगे। वो भी आप देखेंगे कि ये तो बिज़ी है, इसको फालतू किसी की चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो वो भी आपके टाइम की वैल्यू करेंगे। नहीं तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता है और सब एक दूसरे को बस नीचे गिराने में ही लगे रहते हैं। अब हमारे पास लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं, चाहे वो DSSB एग्ज़ाम्स देने वाले कैंडिडेट्स ही क्यों ना हों, वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हमारा एग्ज़ाम आराम से होगा, जुलाई एंड में होगा या अगस्त में होगा, और आराम से बैठे रहें और धीरे धीरे तैयारी करें। अपनी तैयारी को बिल्कुल स्पीड अप दे दीजिए, क्योंकि अब हो सकता है जैसे UKLT ने झटका दिया है वैसे DSSB ना दे दे, कहीं वो भी जून एंड में या जुलाई स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम ना ले लें। तो कहने को कुछ भी हो सकता है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जून में एग्ज़ाम होगा UKLT का, तो इसलिए DSSB वाले भी बिल्कुल अपनी कमर कस के यही समझें कि आपके पास मई और जून का टाइम है, जुलाई में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। और बहुत अच्छी बात है अगर जुलाई से आगे बढ़कर एग्ज़ाम अगर अगस्त में चला गया, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन इसी सोच के साथ करेंगे कि मई और जून का ही हमारे पास टाइम है, 2 महीने के अकॉर्डिंग करेंगे, तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी पूरी रहेगी, आप बार बार उसे रिविज़न कर पाएंगे। तो जो लास्ट के 2 मंथ की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होनी चाहिए कि 1 से 1.5 महीने में आपके पास जितना भी पेंडिंग चीज़ें हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो आपका उत्तराखंड LT में हो चाहे DSSB में हो, जो भी आपका सिलेबस बच रहा है, जो टॉपिक्स आपके बच रहे हैं, वो 1.5 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट का टाइम सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ 2 महीने, अभी आपको पता है 2 महीने भी पूरे नहीं है UKLT के लिए, तो आप बिल्कुल ये चलिए कि 40 डेज़ आपको प्रिपरेशन में देने, जो भी आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो फिर पेडागोजी हो। उसके बाद जो भी आपके पास 15 से 20 दिन बचेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइएगा और रिवीजन, क्योंकि मैं आपको बार बार जोर देती हूँ कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम में आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें DSSB की, उसमें भी आपको सेम स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्योंकि जो लास्ट का टाइम होता है ना 15-20 दिन, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो भी आपकी प्रिपरेशन होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होना चाहिए। क्योंकि लास्ट में कोई मतलब नहीं बनता है नए टॉपिक्स करने का, क्योंकि आपको ना अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे और जो आपने पुराना पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे। तो मेरी भी अभी यही कोशिश है कि इन 40 डेज़ के अंदर अंदर मैं
अपने जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उन्हें कवर अप कर सकूं। बस कोशिश तो जारी है कुछ करने की, देखते हैं आगे क्या होता है। कभी भी आपको जो भी रिज़ल्ट है ना उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है लोग क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे अगर हम नहीं निकले, हम इतना टाइम दे रहे हैं या कैसे भी करके मैनेज कर रहे हैं, अब सबके सब क्या कहेंगे हमें। तो यही अगर हम सोचते रह जाएंगे तो फिर उन लोगों का क्या काम रह जाएगा सोचने का। वो लोगों का काम है सोचने का कहने का, तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो सोचते रहें, वो कहते रहें, हमें अपनी सिर्फ मेहनत करनी है। हम किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, तो ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कहेगा। उनको कहने दीजिए, सोचने दीजिए, आप सिर्फ अपनी तैयारी में लगे रहिए। अब दिन में सारे काम निपटाने के बाद मैं भी बैठ गई थी पढ़ने के लिए। ये मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है, दिन में 2 से 3 बार ही मैं मतलब एक अच्छे से बैठ पाती हूँ पढ़ने के लिए। दिन के टाइम जब बेबी सो रहा होता है और रात के टाइम, और बीच में भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं बीच बीच में किताब निकालती रहती हूँ, लेकिन उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि 1 घंटे 2 घंटे रेगुलर बैठ के मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। वो ऐसे ही होता है कि कभी 10 मिनट निकाल लिए, कभी 20 मिनट निकाल लिए, इस तरीके से। तो अब मैं बैठ के जो है वो मैं भी तैयारी कर रही थी। मैं UKLT के उत्तराखंड के नोट्स बना रही थी। उत्तराखंड का जो GK है वो प्रिपेयर कर रही थी। आज मेरी बेटी भी दिन में जल्दी ही घर आ गई थी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ग्रेटर नोएडा में स्कूल्स में कुछ अनवांटेड न्यूज़ आई थी, तो स्कूल से सभी बच्चों को घर भेज दिया गया था। और कि मतलब सेफ़्टी पर्पज़ की वजह से, कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सेफ़्टी पर्पज़ की वजह से बच्चों को घर भेज दिया था। तो लंच भी आज नहीं कर पाई थी वो स्कूल में, तो घर आके ही उसने लंच किया था। तो 11 बजे 11:30 बजे तक मेरी बेटी घर ही आ गई थी। तो उनके साथ ही सारे काम वाम निपटा के, उन्हें खाना पीना खिला के, और इस तरीके से ही मेरा दिन पूरा निकल जाता है। तो बस मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अपने आप को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत बनाना है कि इस टाइम पे आप कई बार टूटेंगे। जब तैयारी कर रहे होते हैं ना हम किसी चीज़ की, तो कई बार बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई हमको नहीं समझता है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है ना, वैसे वैसे तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें ही कोई नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना वो हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो एग्ज़ाम का प्रेशर कई बार हमसे हैंडल नहीं हो पाता है, और कई बार हम परिवार के ऊपर, अपने ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये चीज़ें तो अब कॉमन हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कभी भी हो, बचपन से आज तक भी, जब भी एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आता है ना, तो हम थोड़े प्रेशराइज़ हो ही जाते हैं। जब हमारी शादी नहीं हुई होती थी तो माँ बाप पे गुस्सा निकालते थे कि आपको ये समझ नहीं आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा है, क्यों मेरे से बार बार कह रहे हो। और जब अब शादी हो गई है तो कई बार पति के ऊपर या बच्चों के ऊपर, किसी के ऊपर भी गुस्सा निकल जाता है। तो इसलिए इस टाइम को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है। धीरे धीरे सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, घबराना नहीं है और पैनिक नहीं होना है। और आज शाम को हमारी पार्टी चल रही थी, क्योंकि मेरे देवर का बर्थडे है। तो फिर अभी ऋषिकेश में है देवर, तो हमने सोचा यहीं पार्टी कर ली जाए। हम क्या होता है ना कि बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं, तभी खाते हैं, ओकेजनली खाते हैं, जब किसी का बर्थडे होता है। घर परिवार में जिसका भी बर्थडे होता है, चाहे मेरे भाई बहनों का हो या इनके भाई बहनों का हो, तो हम उस दिन ही बाहर का खाना खाते हैं। तो इसलिए आज पनीर टिक्का मंगवाया था और साथ में डोसा मंगवाया था, क्योंकि डोसा तो मेरी बेटी का फेवरेट है और पनीर मेरा फेवरेट है। तो आप सभी का क्या फेवरेट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन लोगों का तो मोस्टली पनीर ही फेवरेट होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर, इतना पसंद है कि मैं मतलब 1 किलो पनीर तक खा सकती हूँ। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरी बहुत फ़िक्र करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। कई लोग ये लिख भी रहे थे, जो मैंने अपनी ओल्ड पिक शेयर की थी, कि आप उसमें काफ़ी मतलब ठीक थे और अब आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत थैंक यू आप सभी का इतनी फ़िक्र करने के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मेरे हस्बैंड तो ये कमेंट पढ़ के हंसने लग गए थे कि अब इससे ज़्यादा क्या खाएगी तू, इतना तो खाती है। और नहीं, मैं सच में बहुत ठीक खाती हूँ। वो तो ये है कि मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ अपने बेबी को, तो शायद मैं इस वजह से ज़्यादा पतली हो गई हूँ।
अदरवाइज़ मैं अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ। और अभी 1-2 महीने पहले मैंने सारे चेकअप भी कराए थे, वो भी सारे चेकअप मेरे अच्छे थे। ब्लड वगैरह, हीमोग्लोबिन सब अच्छा था, थायराइड का, शुगर का सब कराए थे, तो सब भगवान की दया से ठीक था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो अपना मोटिव है उस मोटिव को लेके चल रही हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और बस यही चाहती हूँ कि आप सब भी हमेशा मोटिवेटेड रहें, घबराएं ना। और आप सभी का धन्यवाद मेरी इतनी केयर करने के लिए।